नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जीवन में सबसे मुश्किल काम क्या होता है और सबसे आसान काम क्या होता है? दोनों एक ही काम है जो कठिन भी है और आसान भी है। कठिन है अपने आप को बेवकूफ़ बनाना और आसान भी है अपने आप को बेवकूफ़ बनाना। ये अपने को किसी गलतफहमी में रखना, मुगालते में रखना। व्यक्ति कोई भी हो, उसके अंदर जो अंतरात्मा होती है वो उसे बताती रहती है कि कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं या सुनकर उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको दबा देते हैं, उसको उभरने नहीं देते। और फिर वो ऐसी बातें बोलते हैं जिस पर उनको खुद विश्वास वैसे तो नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि सब लोग उस पर विश्वास करें। अभी पहली को थोड़ा आसान करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में या जहाँ भी अनिश्चितता है वहाँ ये आपको इस तरह की प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई देगी। अब एक बयान मैंने देखा एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार का। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा के विरोध में लहर चल रही है। तो शरद पवार कोई नए नौसिखिया राजनेता नहीं है। वो राजनीति को समझते हैं, राजनीतिक जमीन को भी समझते हैं, राजनीति में होने वाले बदलाव को भी समझते हैं। वो अलग बात है कि वो उसको अपने हिसाब से बदलने की, मोड़ने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर बार जो है वो नाकाम रहते हैं। वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अब उनसे कोई पूछे कि क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने ये स्पष्ट कर दिया है कि देश में भाजपा विरोधी लहर चल रही है और लोग बदलाव चाहते हैं। तो अब एक सवाल उनसे पूछा जा सकता है, ये मई में आया नतीजा कर्नाटक विधानसभा चुनाव का और दिसंबर में आया था गुजरात विधानसभा चुनाव का नतीजा, जहां 28 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी ने अपनी जीत का रिकॉर्ड बनाया। इतनी बड़ी जीत जो आज तक किसी पार्टी को कभी नहीं मिली। लंबे समय तक कांग्रेस गुजरात में सत्ता में रही, उसको भी नहीं मिली। 156 सीटें 182 में से। तो तब लहर चल रही थी क्या भाजपा के पक्ष में, और 5 महीने में लहर बदल गई, वो कांग्रेस के पक्ष में हो गई। तो एक बात तो उनको ये बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो समझते हैं। उनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव ये दोनों अलग अलग होता है। दोनों में अलग तरह से लोग वोट करते हैं। ये भारत का मतदाता बड़ी अच्छी तरह से समझता है। जिसको विधानसभा में जिताता है ज़रूरी नहीं कि उसको लोकसभा चुनाव में भी वोट दे, और जिसको लोकसभा चुनाव में वोट दिया है ज़रूरी नहीं कि विधानसभा में भी दे। वो इस बात का फ़र्क करता है कि प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए और देश चलाने की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए। इस समय जो देश में माहौल है पिछले 9 साल से, उसमें ये बड़ा साफ दिखाई देता है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं कि देश इस समय जितने विकल्प उपलब्ध हैं उनमें सबसे अच्छा विकल्प नरेंद्र मोदी हैं। वही देश को चला सकते हैं। अब 9 साल सत्ता में रहने के बाद, वो भी केंद्र की सत्ता में रहने के बाद, अगर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, उनकी अप्रूवल रेटिंग, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जो तमाम मानकों पर कसने के बाद ये फैसला सुनाती है कि किसकी अप्रूवल रेटिंग कम हो रही है, किसकी ज़्यादा हो रही है, तो देश में और दुनिया में नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता हैं जिनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार शिखर पर है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि इन 9 सालों में 2 लॉकडाउन देखे देश ने, उसके अलावा यूक्रेन और रूस का युद्ध, खास तौर से लॉकडाउन और कोरोना के दौरान पूरे पश्चिम को ये लगता था कि भारत इससे उबर नहीं पाएगा। भारत इस इतनी बड़ी त्रासदी से जो है वो उसका सामना नहीं कर सकता। उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास उस तरह का विजन नहीं है, और उस समय लगता था कि शायद नेतृत्व भी नहीं है। इन सब धारणाओं को मिथ्या साबित किया नरेंद्र मोदी ने। दुनिया में कोविड का मैनेजमेंट जितना अच्छा भारत ने किया, दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे साधन संपन्न देश भी नहीं कर पाए। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जिस तरह का स्टैंड लिया, बड़ा साफ संदेश दिया कि हम पश्चिम के या अमेरिका के या किसी और देश के प्रभाव में आने वाले नहीं हैं। हम वो करेंगे, वो कदम उठाएंगे जो हमारे राष्ट्र हित में होगा। यानी हमारे लिए जो प्राथमिकता है वो अपना देश हित है। इसलिए हमने रूस के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया। हम युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन रूस के खिलाफ
पश्चिम के खेमे में शामिल हो जाएं, ये हमने नामंजूर कर दिया। और ये देखिए, स्टैंड लेना तो किसी भी देश के लिए उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। कई तरह के दबाव होते हैं, उनके बावजूद ऐसा स्टैंड लिया जा सकता है। लेकिन इससे आपके जो विरोधी हैं, जो चाहते थे कि आप उनके साथ खड़े हों, उनको कन्विंस करा देना और उनसे कहलवा देना कि नहीं, भारत का स्टैंड जो है बिल्कुल सही था, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये आसान काम नहीं होता। इसके लिए आपको करके दिखाना पड़ता है, तब लोगों को यकीन होता है। तो नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है। पश्चिम को लग गया है कि ये बुरी से बुरी क्राइसिस का सामना कर सकते हैं, उससे निकल सकते हैं, इनके पास देश के लिए और दुनिया के लिए विजन है। लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जो ऐसा मानने को तैयार नहीं। अलग अलग तरह की बातें विपक्षी नेताओं से सुनने को मिल रही हैं। मैंने शरद पवार का उदाहरण दिया। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता हैं, ममता बनर्जी के बड़े चहेते हैं, डेरेक ओब्रायन। उनकी नई थ्योरी आई है बीजेपी को हराने के लिए। उन्होंने कहा फॉर्मूला मिल गया है बीजेपी को हराने का, कोई विपक्षी एकता की ज़रूरत नहीं है। अब उनकी नेता को बुलावा है पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए। वो जाएंगी कि नहीं अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, किसी विपक्षी एकता की ज़रूरत नहीं है। जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है वो बीजेपी को हराने के लिए वहाँ चुनाव लड़े। और कांग्रेस पार्टी कहाँ लड़े? जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, कांग्रेस अपने को वहीं तक सीमित कर ले। अब आप देखिए किस तरह की चालबाजियां चल रही हैं विपक्ष के अंदर। जो एकता की बात कर रहे हैं वो एकता के खिलाफ कैसे काम कर रहे हैं। दरअसल वो एक होना नहीं चाहते, लेकिन एक होना नहीं चाहते, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा दिखना भी नहीं चाहते। तो दिखावे के लिए विपक्षी एकता का एक नाटक चल रहा है कि मन हो या ना हो, वही है कि दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। अभी तो स्थिति यह है कि हाथ मिलाने में भी समस्या हो रही है। अभी तक विपक्षी एकता की बैठक के लिए तारीख और जो वेन्यू है, जो जगह है, उसका अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब भी नीतीश कुमार की ओर से ही घोषणा हुई है। उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि सब लोग आएंगे, सब लोगों की ओर से बयान नहीं आया है। ललन सिंह कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों आएंगे, ममता बनर्जी भी आएंगी, एमके स्टालिन भी आएंगे और अरविंद केजरीवाल भी आएंगे। लेकिन उन लोगों की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया। नई तारीख की घोषणा किए हुए नीतीश कुमार को कई दिन हो गए, लेकिन किसी पार्टी के किसी नेता का बयान नहीं आया कि ये तारीख ठीक है, इस तारीख को हम आएंगे, बैठक में शामिल होंगे। हो सकता है हो जाए सब, लेकिन वो कोई अनहोनी, कोई बड़ी घटना नहीं है। क्योंकि जो पार्टियां मिलने जा रही हैं, जो पार्टियां साथ आने जा रही हैं, वो पहले से साथ हैं, उसमें कुछ नया नहीं होने जा रहा है। और जिनको जोड़ने की कोशिश हो रही है वहाँ भी जो है, कई बार बता चुका हूँ, फिर दोहरा देता हूँ, केसीआर ने तौबा कर लिया है कि विपक्षी एकता से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे लिए तेलंगाना सब कुछ है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का स्टैंड आपको पता है। बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े तो विपक्षी एकता हो सकती है। आम आदमी पार्टी अभी कुछ तय नहीं कर पाई। वो कह रही है कि कांग्रेस हमारा समर्थन करे, साथ दे, इसका वादा करे, तब हम आगे बात करेंगे। तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने अभी तक आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय नहीं दिया है। बातचीत करना, साथ आना, साथ चुनाव लड़ना, एकता, ये सब तो बहुत दूर की बातें हो गई। मिलने के लिए अभी तक समय नहीं मिला है। कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो गए जब अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से मिलने का समय मांगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में जनतंत्र खत्म हो गया है, जनतंत्र नहीं है। अमेरिका से व्हाइट हाउस का आधिकारिक बयान आ रहा है कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जिसको जानना हो, देखना हो, जाकर दिल्ली देख ले। तो व्हाइट हाउस का ये बयान किसके लिए है? जाहिर है कि जो ये मानते हो, जो ये कह रहे हो कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है या भारत में डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, तो राहुल गांधी भी उसमें आते हैं। राहुल गांधी इस समय अमेरिका की यात्रा पर है और उसी समय ये व्हाइट हाउस का बयान आया है। तो एक तरह से राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया है कि अरे आपको तो अपने देश के बारे में ही नहीं मालूम। हमको यहाँ से बैठकर दिखाई दे रहा है कि भारत में जीवंत जनतंत्र है, आप कह रहे हैं ख़त्म हो रहा है, मर रहा है। अब राहुल गांधी का नया एक शगुफा आया है। वो कह रहे हैं कि भारत में फ्री इलेक्शन तो हो सकता है लेकिन फेयर नहीं हो सकता। अब इसका मतलब आपको समझ में आए तो समझाइए। मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो जो कर्नाटक में जीत हुई है वो फेयर इलेक्शन के कारण नहीं हुई है, वो बेईमानी से हुई है शायद। इसका और क्या मतलब हो सकता है? हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत इसलिए हुई कि इन दोनों राज्यों में फेयर इलेक्शन नहीं हुए।
तो उनको सवाल उठाना है चुनाव आयोग पर। वो तैयारी कर रहे हैं 2024 की हार का आधार तैयार करने के लिए कि हार के बाद क्या बोलना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जो राजनीति है उसमें कांग्रेस की हार के लिए कांग्रेस के अलावा सारी दुनिया जिम्मेदार है। कांग्रेस की हार के लिए मोदी का तानाशाही रवैया जिम्मेदार है, उनका जनतंत्र विरोधी रवैया जिम्मेदार है, संवैधानिक संस्थाओं का कॉम्प्रोमाइज हो जाना जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं किसी पर कांग्रेस का भरोसा नहीं है। तो जो कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी को दिखाई दे रहा है, वो दुनिया में और किसी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो राहुल गांधी के पास कोई विशेष चश्मा है लगता है देश को देखने का, कि जो उन्हीं को दिखाई दे रहा है। और दुनिया को छोड़ दीजिए, भारत के मतदाताओं को भी वो नहीं दिख रहा है जो राहुल गांधी को दिख रहा है। तो मामला ये है कि पूरा विपक्ष, खासतौर से जो ये एकता के प्रयास में लगा हुआ विपक्ष है, वो अपनी एक अलग दुनिया में जी रहा है। सबके अपने अपने कोने हैं, उस कोने में किसी और का प्रवेश नहीं चाहता कोई। ये हमारा साम्राज्य है, इसकी ओर मत देखो, बाकी ये एकता की बात करो, हम उसके लिए तैयार हैं। इस रवैये वाला, इस प्रवृत्ति वाला विपक्षी खेमा मोदी से कैसे लड़ेगा? किस आधार पर लड़ेगा? उनके पास मुद्दा क्या है? मोदी हटाओ के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। मतदाता पूछेगा मोदी को क्यों हटाओ, उसके जवाब में ये बातें हैं, संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई, जनतंत्र खत्म हो गया, देश में इमरजेंसी से भी बुरे हालात हो गए। अब इमरजेंसी के हालात कैसे थे ये कांग्रेस पार्टी जो है वो अच्छी तरह से जानती होगी। तो उस समय तो देश भर के जितने विपक्षी नेता थे सबको बिना मुकदमे, बिना FIR के जेल में बंद कर दिया गया था। विपक्ष का कौन सा नेता इस तरह से बंद हो गया है? यहाँ तो पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद कोई पकड़ा जा रहा है, जेल जा रहा है, तो उस पर सवाल उठ रहा है। तो इस समय देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें विपक्ष का इतना दिग्भ्रमित होना, इस तरह से जमीन से कट जाना, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन वास्तविकता है। हम आप इसको बदल नहीं सकते। जिनको बदलना है, जब तक वो इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि ज़मीनी वास्तविकता कुछ और है, वो जो सोच रहे हैं वो कुछ और है, तो जब तक उनको इसका एहसास नहीं होगा, जब तक उनको ज़मीनी सच्चाई का एहसास नहीं होगा, तब तक कोई परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। बात बड़ी सीधी सी है, जब तक डॉक्टर रोग का डायग्नोसिस नहीं करेगा तब तक इलाज कैसे शुरू होगा? तो विपक्ष की कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, यही अभी तक विपक्षी दल नहीं समझ पाए हैं। लेकिन उनकी इच्छा है कि मोदी हार जाए। तब इच्छा से तो कोई चुनाव का नतीजा निकलता नहीं है। इच्छा तो केवल जनतंत्र में मतदाता की चलती है। क्या मतदाता चाहता है कि मोदी हार जाए? इसका जवाब हाँ में मिलता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन विपक्षी दलों को दिखाई दे रहा है। विपक्ष में सबसे अनुभवी नेता शरद पवार को दिखाई दे रहा है। तो भाई या तो उनका चश्मा कुछ गड़बड़ है या मेरा ही चश्मा कुछ गड़बड़ है। तो अब तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे किसका चश्मा सही है, किसका गड़बड़ है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।